Good morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the next four topics of vibrational spectroscopy. First topic is hot bands. तो ये सारे टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आपको शॉर्ट डिस्कशन पूछी जाती है इन शॉर्ट टॉपिक्स की, तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हॉट बैंड सबसे पहले कैसे बैंड्स हैं, आपने जैसे फाइंड आउट की थी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रांजिशन करने वाले हो जैसे 0 से 1 एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के बी इंटू टी, तब आप क्या कर रहे थे 0 से 1 पे आपने ट्रांजिशन करनी थी। तब हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप टेम्परेचर की कंडीशन क्या लोगे, 300 केल्विन, न्यू की वैल्यू हमने 1 पुट की थी और एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था 1.38 समथिंग। टेम्परेचर की वैल्यू फिल करके हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आई थी वो क्या आई थी, पर प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, इंटेंसिटी 0.8%। अभी हमने क्या किया, एग्जैक्टली टेम्परेचर क्या कर दिया, डबल कर दिया, 300 से 600 केल्विन कर दिया। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि सेम ट्रांजिशन के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई, 0.8 से 9%। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशन है वो तभी अक्कर करेंगी जब वन ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशन शुड बी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस टाइम पे जो बैंड्स इस वजह से बनेंगे उन बैंड्स को हम क्या बोलेंगे, हॉट बैंड्स। तो इन्हें वर्ड टू वर्ड डिस्कस करते हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने एक बार पढ़ लिया। इन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन वी इग्नोर द ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू 1 टू हायर स्टेट बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज़ टू शॉर्ट। अगर 0.8 की इंटेंसिटी 1 पे पहुंच रही है तो उसके बाद की ट्रांजिशन की एक्सपेक्टेशन की प्रोबेबिलिटी और भी लीस्ट हो गई। तो इसका मतलब इफ़ द वाइब्रेशन हैज़ अ पर्टिकुलरली लो फ्रिक्वेंसी देन द पॉपुलेशन ऑफ न्यू वन स्टेट में बिकम अप्रिशिएबल। तो एक तो तरीका था कि आप फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है अगर लो कर दें वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो लो हो जाए। अगर सपोज़ करो ये एनर्जी गैप इतना है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हम ये गैप रिड्यूस कर दें तो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ की जा सकती है। तो अभी गैप तो इनका जो है वो तो है ही, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये क्वांटाइज लेवल्स के ही ट्रांजिशन शो करते हैं कि हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि गैप हमें एकदम से रिड्यूस कर दें। तो हमारे पास सेकंड वे क्या है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। तो अभी हमने यही किया। हमने क्या किया, पहले हमने 300 केल्विन टेम्परेचर किया, एग्जैक्टली डबल कर दिया। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि जिस ट्रांजिशन के अक्कर करने की यहाँ 0.8% चांसेस थे वो चांसेस अब कितने हो गए हैं, 9% हो गए हैं, 1/10 हो गया है पहुंचने का। तो इसका मतलब जो हायर ट्रांजिशन है अब वो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि 9% लोग अगर 1 पे पहुंचे होंगे तो उससे आगे 1 से 2 की ट्रांजिशन की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। From 0 to 1, intensity is almost 10% of above 600 Kelvin. There is similar increase in the excited state population as well. And in this new 1 to 2 would be close to and that slightly lower wave number than fundamental frequency. तो हमारे पास जो ये सिर्फ हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट करी हैं कि 1 से 2 में हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा एनर्जी गैप में। Such weak absorption bands are usually called hot bands since high temperature is one of the condition of their occurrence. Their nature may be confirmed by raising the temperature of the sample. True hot band will increase in intensity. तो जब भी आप क्या करोगे, आपकी रिएक्शन आपने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया वहाँ पर आपके बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए स्पेक्ट्रा के अंदर। दैट मीन्स क्या हुआ कि वो जो ट्रांजिशन है वहाँ पर ज़्यादा अक्रेंस होनी शुरू हो गई, प्रोबेबिलिटी बढ़नी शुरू हो गई। तो इसका मतलब वो जो बैंड्स हम असाइन करेंगे वो सारे क्या होंगे, हॉट बैंड्स होंगे। तो जैसे आपने 0 to 1 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी करी, अगर टेम्परेचर की कंडीशन इंक्रीज़ कर दी तो अगली ट्रांजिशन अगर इंटेंसिटी उसकी थोड़ी सी भी बढ़ गई तो वो बैंड किसके रीजन में आ जाएगा, फर्स्ट हॉट बैंड बन जाएगा। जैसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते थे वैसे ही ये फर्स्ट हॉट बैंड बन जाएगा। उसी तरह से हमारे पास 0 से ट्रू ट्रांजिशन को हम क्या बोलते थे, फर्स्ट ओवरटोन। तो अगर इसके बाद की ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकंड हॉट बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर।
एग्ज़ाम में आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि हॉट बैंड्स क्या चीज़ हैं। आप पहले बताओगे कि ऐसी अब्जॉर्प्शन बैंड्स जिनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर की कंडीशन इंक्रीज़ करते हो तब उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, तो उसे बोलते हैं हॉट बैंड्स। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके प्रोबेबिलिटी को जस्टिफाई करोगे जो आप पॉइंट बोलना चाहते हो। फिर उसके बाद आप इस एग्जाम्पल से उससे कंक्लूड करोगे। क्लियर। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का टॉपिक मैंने BSc 3 की बुक से नोट डाउन किया था, आप किसी से भी कर सकते हो। दिस इज़ डिफाइंड एज द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है? दिस इज़ डिफाइंड एज अ मॉलिक्यूलर मोशन इन विच ऑल द एटम्स मूव इन अ फेज एंड विद सेम फ्रीक्वेंसी। द relative vibrational amplitude of individual atom may be different in magnitude and direction, but the center of gravity of the molecule do not change। तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में ये बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मोशन है उनके बारे में बोला गया है, जब आपके मॉलिक्यूल सेम फेज में या सेम फ्रिक्वेंसी से मूव करते हैं। फॉर अ मॉलिक्यूल विद n एटम्स देयर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें पता होता है कि हमें हर एक n एटम को डिफाइन करने के लिए उसके 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर x, y, z। सो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? 3n हो गए टू स्पेसिफाई ऑल द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में किया था, ग्रुप थ्योरी में हमने 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था कि हर एक एटम के अराउंड आप 3 एक्सिस दोगे, x, y और z। जैसे अगर वो ग्रुप थ्योरी में भी हमने किया था कि अगर आपके पास जितने एटम्स हैं, अगर आप हर एक एटम को अलग एक्सिस स्पेसिफाई करते हो तो आपकी एक्सिस का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है? 3 एटम्स हैं, 3 ही एक्सिस है हर एक के पास। तो अगर n एटम्स हुए तो n ही एक्सिस हो गई, 3n हो गया। तो यही बोला हुआ है उसने। द कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई ऑल द एटम्स। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई फिर? 3n हो गई। हमने जब ग्रुप थ्योरी में किया था तो ये टॉपिक काफ़ी ईजी हो गया कि जो हमारा इरेड्यूसिबल फंक्शन आया था उसे हमने 3n के इक्वेट किया था, टॉ 3n लिखा था उसमें। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ 3 कोऑर्डिनेट्स। 3 coordinates required to specify the translation motion of the molecule as whole। 3 ही हमें एक्सिस चाहिए उसके ट्रांसलेशन मोशन को डिफाइन करने के लिए। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर हुआ तो उसकी रोटेशनल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 होंगी। अगर आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हुआ तो उसकी रोटेशनल मोशन की वैल्यूज़ क्या होंगी? 3 होंगी। तो अगर आपके पास टोटल जो वाइब्रेशंस बोली हैं उसने हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है, उसमें से 3 आपके ट्रांसलेशनल की हैं, 3 आपके नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की रोटेशनल की हैं। तो बाकी के वाइब्रेशनल हो गए। तो आप क्या करोगे? 3n - 6 ही लिखोगे अगर वाइब्रेशनल मोशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी हो तो। सिमिलर वे में अगर आपके पास टोटल 3n है, 3 ही आपके ट्रांसलेशनल हैं और 2 आपकी लीनियर में रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, बाकी की जो बचेंगी वो क्या होंगी? वाइब्रेशनल। तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा? 3n - 5। तो तब हमने ग्रुप थ्योरी में भी चेक करके देखा था कि जब भी आप जैसे वाटर मॉलिक्यूल लेते थे तो उसके कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप लास्ट में यहाँ फिल करते थे और बाद में उस कॉम्बिनेशन से कंपेयर करते थे कि आपका कॉम्बिनेशन सही आया है या नहीं। तो इसे बस लास्ट में कंक्लूड इसी तरह से किया हुआ है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आएंगी। नेक्स्ट आपके पास है ओवरटोन्स। ओवरटोन्स आप पहले भी सुन चुके हो कि ये वर्ड न्यू नहीं है। ओवरटोन क्या होती है कि जैसे आपके पास फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए हमने सिलेक्शन रूल बोला है कि सिलेक्शन रूल क्या है? +-1 का ही है, लेकिन ट्रांजिशन अक्कर कर रही है न्यू 0 to 1 आपकी हो गई फिर फंडामेंटल। अगर ट्रांजिशन स्टिल अक्कर कर रही है 0 से 2 तो वो आपकी हो गई उस फंडामेंटल की फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर। जैसे फिर आप अगर ट्रांजिशन कर रहे हो 0 से 3 पे तो आपकी ये बन गई सेकेंड ओवरटोन। सिमिलर वे में आपकी अगली ट्रांजिशन है 1 से 2, ये आपकी सेकेंड हो गई फंडामेंटल सपोज। तो अगर आप यहाँ से ट्रांजिशन कर रहे हो न्यू 1 से 3 वाली कर रहे हो तो वो आपकी फ़र्स्ट ओवरटोन होगी इसके रिस्पेक्ट टू, फिर उसके बाद उसकी सेकेंड ओवरटोन होगी। तो इस तरह से ही है यहाँ पर। इन द अबव डिस्कशन ओवर simplification is there, 2 approximation are needed, that each vibration is harmonic and each vibration is quite independent and unaffected by the other। जब हमने डिस्कशन की थी सिंप्लीफाई व्यू, हमने क्या लिया था कि कोई भी ट्रांजिशन अक्कर करेगी वो इंडिपेंडेंट होगी दूसरे ट्रांजिशन की। जैसे अभी 0 से 1 पे कोई ट्रांजिशन हो रही है
और 0 से 2 पे कोई ट्रांजिशन हो रही है। तो हमने क्या बोला था सिंप्लीफाई व्यू में कि ये दोनों ट्रांजिशन इंडिपेंडेंट हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? इनका एक दूसरे के क्लोज होना कोई इफेक्ट नहीं डालता। द मोशन इज़ टोटली हार्मोनिक। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन थी। हाउएवर वी लेटर ऑन हमने डिनाई कर दिया था कि वाइब्रेशन इज़ नॉट हार्मोनिक, तो हमने सिलेक्शन रूल को भी मॉडिफाई कर लिया था कि हमारे सिलेक्शन रूल रहेंगे +-1 +-2। वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन। तब हमने ओवरटोन्स भी डिफाइन कर दी थी 0 to 1 जैसे मैंने आपको बोला। तो इसके अलावा भी अभी कम्बिनेशन में जो हमने सेकंड लिया, हमने बोला कि एक वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन पर अपना इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, वो भी हमने डिनाई कर दिया। उसे कैसे डिनाई किया? उन्होंने क्या बोला कि आपके पास जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो क्या हैं, ν1 ν2 ν3 ये हैं। लेकिन इसके अलावा भी जब आप स्पेक्ट्रा स्टडी करते हो तब आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाता है। 2ν1 हो गया, ट्वाइस आ गया इसका, 2ν2 आ गया, 2ν3 आ गया, इसका थ्राइस आ गया, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो रहे हैं। यानी कि कोई भी बैंड्स फंडामेंटल जुड़ गए, 2 फंडामेंटल जुड़ गए, जहाँ एक का ट्वाइस हो गया, फिर दूसरे के साथ जुड़ गया, फिर तीनों बैंड्स जुड़ गए, या फिर सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई उनकी इंटेंसिटी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो सारे हमने अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एक्सक्लूड कर दिए थे, वो सारे कॉम्बिनेशन अराइज हो गए जब हमने बोल दिया कि हमारा मोशन क्या हो गया, एन हार्मोनिक हो गया। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या बोला, आप एग्ज़ाम में बोलोगे कि हमने ओवर सिंप्लीफिकेशन व्यू में जब सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला कि हमने बोला मोशन हार्मोनिक होगा कंप्लीट, एक वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन से अनइफेक्टेड रहेगी। फिर हमने आगे चल के मोशन को भी डिनाई कर दिया कि हार्मोनिक नहीं है, यानी कि सिलेक्शन रूल भी हमने मॉडिफाई कर दिया और हमारे पास ओवरटोन का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर हमने क्या बोला कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो वो भी हमने डिनाई कर दिया। सेकंड पॉइंट में हमने ये भी डिनाई कर दिया कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। ये कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दे सकती हैं, एडिशन भी कर सकती हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकती हैं, इनकी इंटेंसिटी डबल भी हो सकती है। वो किसे, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक, तो हम इसे एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे तो वो आपको कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा। बट ऑफन फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम द इंटेंसिटी में समटाइम इन्हांस्ड बाय रेजोनेंस। It may happen that two vibration modes in a particular molecule have frequency very close to each other accidentally are degenerate. जैसे ये आपको एग्जाम्पल पहले डिस्कस करते हैं, मैंने लैंग्वेज वही लिख रखी है। यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसकी जो फंडामेंटल फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है यानी कि 0 से 1 की जो ट्रांजिशन है वो बैंड अक्कर करता है 1330 पे, और जो हमारा सेकेंड वाइब्रेशनल बैंड है वो अक्कर करता है 667 पे। तो अभी आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर अभी हमने कंसेप्ट डिनाई कर दिया कि कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, अगर हम इसका डबल ले लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1334 हो गया ना, तो ये अप्रॉक्स इससे मैच करने लग गया ना। तो इसका मतलब जब हम स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे वहाँ पर स्पेक्ट्रा में हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1330 पे फंडामेंटल बैंड ही मिलेगा, 1330 पे हमें फंडामेंटल बैंड मिलेगा। लेकिन जो हमारे ट्वाइस ऑफ ओवरटोन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बैंड हमें इसी पॉइंट पे शो होगा। तो मेरे बैंड की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर? तो ये किस वजह से हुआ, रेजोनेंस की वजह से, एक्सीडेंटली मैच कर गई उनकी फ्रिक्वेंसी, बट नॉट ऑब्जर्व्ड इन द आया। ν1 किस वजह से है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से। लेकिन ν2 किस वजह से बना है, मॉलिक्यूल के बेंड होने की वजह से। 2ν2 इज़ नॉट फाउंड। तो हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन, बट दीज टू फ्रिक्वेंसीज विद विच द मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स कांट इंटरेक्ट विद द electromagnetic radiation, rather they may interfere with each other in such a way that कि इनका जो हमारे पास, जैसे एक हमारे पास फ्रिक्वेंसी सपोज 2 पे आ रही है, एक 4 पे आ रही है, तो हम सोच रहे थे एक बैंड हमें 2 पे मिलेगा, एक बैंड हमें 4 पे मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, ये दोनों बहुत क्लोज थे तो इनमें रेजोनेंस अक्कर कर गया। 2 + 4 to 6/3, तो या तो हमें इसका बैंड मीन पे मिल जाएगा या फिर एक का रीजन लो हो जाएगा, एक का रीजन हायर हो जाएगा। तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो यही उसने बोला है कि जब उन्होंने इंटरफेयर किया तो एक का बैंड लो हो गया, 1285 पे आ गया, एक बैंड हमें 1388 पे मिल गया। यानी कि जो स्ट्रेचिंग बैंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1330 पे, एक्चुअल में वो बैंड्स हमें कहाँ मिले,
1285 और 1388 भी। तो ये हमें इसके पास मिलेंगे, कोई एवरेज से पीछे चला जाएगा, कोई एवरेज से आगे चला जाएगा। द ओवरटोन गेन्स इंटेंसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ फंडामेंटल और टू हैव नियरली सेम इंटेंसिटी ऑल्दो द लेटर वाज फ्रॉम ओवरटोन। कहता है जो आपकी फंडामेंटल है उसके पास तो इंटेंसिटी है ही, 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी तो एक्चुअल में हमारे पास है ही, लेकिन जो ओवरटोन की वजह से हमने नई इंटेंसिटी बना ली है, ये ट्वाइस इसके एग्जिस्ट करने के चांसेस हमें पता नहीं थे, कैलकुलेशन के वाइज हमें नहीं पता था। दिस इज़ बिकॉज व्हेन टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज आर सिमिलर दे कैन रेडली एक्सचेंज देयर एनर्जी। तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया, जब भी आपके पास दो फ्रिक्वेंसीज जिनकी एनर्जी नियरली सेम होगी तो वो क्या कर देंगे, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे इन सच अ मैनर दैट एक की एनर्जी एवरेज से नीचे चली जाएगी और एक एनर्जी उनकी एवरेज से ऊपर चली जाएगी। जैसे 1334 इसका मैक्सिमम था, उससे भी ऊपर आया 1388। 1330 के नीचे कौन था, 1285। तो आपके पास तो एग्जाम्पल आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपने पहले रूल डिनाई करने हैं, फिर आपने एग्जाम्पल देनी है, फिर आपने इसका लैंग्वेज करना है। क्लियर। An oscillation give to one is transferred to and fro between them and said to be resonant phenomena is known as resonance or Fermi resonance. In the spectrum of complex molecule, they exhibit many fundamental or overtones. This is very good chance of accidental degeneracy or Fermi resonance. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जितना आपके कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आप मॉलिक्यूल का स्टडी करोगे, जितना मॉलिक्यूल आपका कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं एक दूसरे में क्या करेंगी, रेजोनेंस शो करेंगी, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगी। क्लियर। नॉट ऑल द डिजेनरेसी लीड टू रेजोनेंस, इट इज़ नेसेसरली ऑल्सो टू कंसिडर द मॉलिक्यूल सिमेट्री एंड द टाइप ऑफ डिजेनरेट वाइब्रेशन। अभी हमारे पास इस टुडेज डिस्कशन का लास्ट टॉपिक है ग्रुप फ्रिक्वेंसी। द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ normal vibration, each involving some displacement of nearly all the atoms in the molecule. In some molecules, all atoms may undergo approximately some displacement, while in other displacement of small group may be much more vigorous than those of remainder. तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ है कि आपके टीचर्स शायद जब आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे डिटेल में, अगर MSc 2 में भी करो या BSc में भी करके आए हुए, तो आपके टीचर्स ना आपको बैंड्स की फ्रिक्वेंसी बोलते थे। आपके टीचर बोलते थे कि CO का जो रीजन है जी 1750 से लेके 1650 के बीच आएगा CO का बैंड। ठीक, तो ये आपके पास क्या है, करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी है। तो आप क्या करते थे, आपके टीचर ने आपको मॉलिक्यूल, वो बोलते थे कि मॉलिक्यूल डिज़ाइन करो, तो वो आपको बैंड्स लिखवाते थे कि 17-15 पे जी बैंड आया, तो आप क्या लिखते थे कि इसमें कार्बोनिल तो पक्का प्रेजेंट होगा। तो वही कंसेप्ट ये बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो विग्रस होती है या उसका चेंज बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, कि वो बैंड क्या हो जाता है, करेक्टरिस्टिक बन जाता है, जिसे हम फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। कि कुछ बैंड का थंब प्रिंट ही होता है कि उन्होंने इसी रीजन में रहना है, तो उसी वे में। कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा उनका एक दूसरे के विसिनिटी में होने से, तो उससे हम इतना जज नहीं कर पाते कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कैसा होगा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिनका बैंड करेक्टरिस्टिक होता है, हमें दूर से ही पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट है। ठीक, तो ऐसे में इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रिक्वेंसी। द ग्रुप फ्रिक्वेंसी आर यूजली ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये डिपेंड नहीं करती कि आपका मॉलिक्यूल किस स्ट्रक्चर का होगा। एज होल विद द फ्यू एक्सेप्शन फॉल इन द रीजन्स अबव और बिलो दैट ऑफ द स्केलेटन मोड्स। तो ऐसा है कि थोड़ा सा फ़र्क आएगा, जैसे 1750 से 1650 की रेंज दे दी, तो अभी किसी के होने से इसकी फ्रिक्वेंसी 1750-65 पे चली गई, यहाँ 1753 पे आ गई, तो थोड़ा मोटा चेंज आएगा, आपको पता चल जाएगा। ग्रुप फ्रिक्वेंसी लाइट आइटम्स की हमें किस साइड पे मिलेगी, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में, वाइल एज हैवी आइटम्स की जो ग्रुप फ्रिक्वेंसी होती है वो हमें लो फ्रिक्वेंसी रीजन में मिलती है। नेक्स्ट देखो, ये एग्जांपल आपको जस्टिफाई करेगी। तो अभी क्या हुआ, हमने कोई रैंडम सा स्पेक्ट्रा लिया, CO का हमें पता है कि बैंड इस रीजन में आता है, तो हमने थायोएसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया। तो अभी थायोएसिटिक एसिड की एक्चुअल स्ट्रक्चर डिपिक्ट करनी है। थायोएसिटिक एसिड तो ऐसे भी हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड SOH, यहाँ थायोएसिटिक ऐसे भी हो सकता है, CH3 डबल बॉन्ड SH। एक ही ऑक्सीजन को थायो से रिप्लेस किया है, तो इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर सही होगी ये हमें कौन बताएगा।
अगर हमारे स्पेक्ट्रा के अंदर CO में के रीजन का बैंड हमें मिल गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ये होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है कि जब हमने स्पेक्ट्रा को स्टडी किया तो हमें एक बैंड मिल गया, ये 70-30 वाला, जिसने हमें 10th फिंगर थंब प्रिंट हो गया ये कि मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ये नहीं है। तो कैसी फ्रिक्वेंसी जो जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरे ग्रुप में होने से, जो करेक्टरिस्टिक है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रुप फ्रिक्वेंसी या स्केलेटन। द स्केलेटन वाइब्रेशन एंड द करेक्टरिस्टिक ग्रुप वाइब्रेशन इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, रिमाइंडर बीइंग मोर और लेस स्टेशनरी। यहाँ पर जो स्केलेटन है वो बहुत थोड़ा मूव करता है एज़ कम्पेयर टू कुछ फ्रिक्वेंसीज को जज करना बहुत मुश्किल है। In skeleton vibration, it is not possible to assign particular band to specific vibration modes, but the whole spectrum of the band is highly typical of band because molecule or structural part may be recognized by the appearance of that part. When group frequency are too closer to near the skeleton frequency, isolated multiple bonds have characteristic, but when two such groups are comparable frequency, then resonance occurs. तो अभी क्या हुआ कि जैसे अगर तो CO 17-15 पे है ना, आ गया आपका बैंड, तो अगर कोई ऐसा ग्रुप हुआ जिसका और किसी का भी ऐसे ही रीजन कुछ हुआ, मैं एग्जांपल स्पेसिफिक कंसिडर नहीं कर रही, किसी और का रीजन भी यही हुआ, तब क्या होगा, अभी हम पढ़ के हटे हैं कि रेजोनेंस का फिनोमिना अक्कर करेगा। एक जने की फ्रिक्वेंसी लो चली जाएगी, एक बैंड की फ्रिक्वेंसी हायर हो जाएगी मीन से। तो वही वो बोल रहा है कि जैसे हमें RCO अगर अकेला है तो यहाँ पे बैंड मिल जाता, एल्कीन हमारा अकेला है तो यहाँ पे बैंड मिल गया, लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप एक साथ कंबाइन हो गए तो हमें बैंड कहाँ दिखने शुरू हो गए, यहाँ पे। क्लियर? अगर आपके दोनों बैंड्स की फ्रिक्वेंसी, अभी देखो 17-15 और 16-50 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि अभी हमने रेंज भी बोली है ना, कार्बोनिल की इतनी ही रहती है 1600 से 1750, तो ये दोनों कंपेरेबल हैं, तो कंपेरेबल है तो इनमें रेजोनेंस होगा जब ये दोनों एक विसिनिटी में आएंगे या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आएंगे, तो ये बैंड यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे ये इंटेंसिटी को फ़र्क डालते हैं जब एक साथ आएंगे तो। क्लियर? बट C डबल बॉन्ड C वेरी क्लोज कपलिंग गिव राइज टू एब्जॉर्प्शन एट 21 और 1100। और अगर आपने यहाँ तो हमने एक बैंड का डिफरेंस रख दिया था, ये लगाया फिर एक बॉन्ड बनाया फिर लगाया ये एल्कीन, अगर आप बिल्कुल ही साथ ही लगा दोगे तो आपके पास और भी फास्ट रेजोनेंस अक्कर करेगी और बैंड और भी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, 2100 और 1100। तो डिपेंड करता है कि आप इन ग्रुप्स को कैसे अरेंज करते हो। अगर ये दोनों अकेले रहे तो इस रीजन में, अगर एक बैंड का फ़र्क, बॉन्ड का फ़र्क लगा के लगाया आप दोनों ने, तो ये रेजोनेंस की वजह से ऐसे बैंड्स आएंगे। अगर आपने बिल्कुल ही साथ में जोड़ दिए, ये कम्युलेटिव बॉन्ड्स होते हैं, अगर साथ में ही जोड़ दिए तो आपके पास जो रेजोनेंस है उसकी रेंज क्या बन जाएगी, 2100 to 1100 सेंटीमीटर। फर्दर आपके पास नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, इंट्रैक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपकी फ्रिक्वेंसी रीजन को क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डिपेंड करता है कि कितना इफेक्ट, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता जाएगा उतना ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा देखने मिलेगा। इफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन OH और कार्बोनिल ग्रुप, से फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल इज समवट लोअर। क्यों लोअर हो जाएगी, तो इसका रीज़न क्या है, देखो अभी OH को आपने किसके साथ कंबाइन कर दिया, कार्बोनिल के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन गया, इससे क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है थोड़ी सी यहाँ आनी शुरू होगी, इस वजह से ये बॉन्ड क्या होना शुरू हो गया, वीक होना शुरू हो गया। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो किस रीजन में शिफ्ट कर जाएगी, लो फ्रिक्वेंसी रीजन में शिफ्ट कर जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इससे हमारा जो आज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक्स हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला सब पार्ट है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।